Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is 2020 English series with practice at 25. Please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of this video. Which are the explicit instructions for literary genre given by Horace in Ars Poetica? Here is question from Horace Ars Poetica. कहा जा रहा है कि होरेस ने अपने आर्स पोएटिका में किस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया है लिटरेरी जॉनर के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं 3 acts नो मोर नो लेस। यहाँ पे आर्स पोएटिका में होरेस कहते हैं कि जो ड्रामा है वो 3 acts में होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम भी नहीं। ओनली 3 स्पीकर्स एट ए टाइम, और एक समय में सिर्फ 3 स्पीकर्स होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी कि कई सारे स्पीकर्स बोल रहे हों। हेक्सामीटर वाज फॉर वॉर पोएम्स, और साथ में ये कहते हैं कि वॉर पोएम्स के लिए कौन सा मीटर यूज करेंगे? हेक्सामीटर का यूज करेंगे वॉर पोएम्स के लिए। तो ये 3 चीजें याद रखेंगे, हॉरेस के आर्स पोएटिका में मिलता है। 3 एक्ट्स होने चाहिए, उससे ज्यादा न कम, और सिर्फ 3 स्पीकर एक समय में होने चाहिए, और हेक्सामीटर वर्ड्स का यूज होना चाहिए वॉर पोएम्स में। क्वेश्चन नंबर 2, which emotions should be expressed in iams according to ars poetica? होरेस की आर्स पोएटिका के अकॉर्डिंग को किस तरह के जो इमोशन है उसको एक्सप्रेस किए जाने चाहिए आयम्स में? तो दैट इज सॉरो। ठीक है, सॉरो या सैड, दुख वाले जो इमोशन है उसको आयम्स में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए, ऐसा होरेस कहते हैं अपनी आर्स पोएटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ फॉर्मिंग ग्रेट कॉन्सेप्शंस inspired and vehement passion, formation of figures, noble diction, and dignified and elevated composition are the 5 sources of elevation according to Longinus. Longinus ने क्या बताएं? 5 सोर्स बताएं elevation के, और वो कौन कौन से 5 सोर्स हैं according to Longinus? तो देख लेते हैं। The power of forming great conceptions, inspired and vehement passion, formation of figures, noble diction, and dignified and elevated composition. ये 5 sources है elevation के according to Longinus. Question number 4, who in his youthful summation of Hellenistic doctrine, the de-invention, prescribed 5 parts of speech? Cicero. Question is here that कि who in his youthful summation of Hellenistic doctrine, किसने अपने हेलेनिस्टिक डॉक्ट्राइन का समेशन, यूथफुल समेशन प्रेजेंट किया है? किसमें? द डी इन्वेंशन में। तो डी इन्वेंशन यहाँ पे सिसरो का वर्क है, और इसमें बताया है सिसरो ने कि कितने स्पीच होनी चाहिए? 5 पार्ट्स होने चाहिए स्पीच के। तो याद रखेंगे सिसरो ने अपने डी इन्वेंशन में स्पीच के 5 पार्ट्स की बात की है। Question number 5, who in the earlier of his 2 essays written on beauty, Enid strongly inclined to depreciate physical beauty? Plotinus. Question is here कि who in the earlier of his 2 essays, किसने अपने शुरू के 2 essays में जो ब्यूटी एनिड पे लिखे गए थे उसमें इन्होंने फिजिकल ब्यूटी के डेप्रिशिएशन के लेकर लिखा है। तो दैट इज the author is Plotinus. Question number 6, the 13th century vernacular poem which has been called the earliest literary criticism is The Owl and the Nightingale. यहाँ पे 13th century का vernacular poem के बारे में पूछा जा रहा है, और which has been called the earliest literary criticism, जिसे अर्लिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रूप में भी जाना जाता है। मीन्स 2 चीजें यहाँ पे देखिए, एक तो 13th सेंचुरी का वर्नाक्यूलर पोयम है, और उससे अर्लिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के रूप में भी जाना जाता है। तो दैट इज द आउल एंड द नाइटिंगेल। क्वेश्चन नंबर 7, हु रोट अ लैटिन एसे अबाउट 1300 AD डिफेंडिंग वर्नाक्यूलर पोएट्री, द डी वल्गरी इलोक्वेंसिया? तो देखिए यहाँ पे डी वुल्गरी इलोक्वेंसिया करके एक वर्क है जो कि 13th सेंचुरी एडी में लिखा गया है, लैटिन एसे है,
और इस एसे में क्या किया गया, डिफेंड किया गया वर्नाक्यूलर पोएट्री को लेकर। तो दैट इज द वर्क ऑफ दांते। तो याद रखेंगे दांते का लैटिन एसे है डी वुल्गेरी इलोक्वेंसिया करके, जिसमें इन्होंने वर्नाक्यूलर पोएट्री को डिफेंड किया है। और दांते का ये लैटिन एसे कब लिखा गया है, अबाउट 1300 AD में। याद रखेंगे एसे का टाइटल डी वुल्गेरी इलोक्वेंसिया है और इसमें वर्नाक्यूलर पोएट्री को डिफेंड किया है दांते ने, और ये लैटिन एसे है। Question number 8. Who attacked the rhyme in his observations in the art of English poesy? Campion. तो here is question from Campion कि इन्होंने क्या किया है अपनी वर्क ऑब्जर्वेशंस इन द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी। ये कैंपियन का वर्क है और इसमें राइम पर अटैक किया है, मतलब इन्होंने पोएट्री के अगेंस्ट कुछ लिखा है अपने इस वर्क ऑब्जर्वेशंस इन द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी में। याद रखेंगे किसका वर्क है ये, कैंपियन का। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। दांते का है डी वुल्गरी इलोक्वेंसिया, वर्नाक्यूलर पोएट्री को डिफेंड करने के लिए लिखा है इन्होंने, और ये ऐसे है। और कैंपियन का वर्क है ऑब्जर्वेशंस इन द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएजी, जिसमें इन्होंने राइम पे अटैक किया, यानी कि पोएट्री पे अटैक किया है। क्वेश्चन नंबर 9. हु आंसर्ड कैंपियंस अटैक ऑन राइम इन अ डिफेंस ऑफ राइम इन 1603? डेनियल। देखिए कैंपियन ने जो राइम पे अटैक करके अपना वो लिखा था, ठीक है, ऑब्जर्वेशन वाला वर्क जो इन्होंने लिखा था कैंपियन ने, तो इस इन्होंने पोएट्री पे अटैक किया था, तो इसके डिफेंस में डेनियल ने लिखा है अ डिफेंस ऑफ राइम इन 1603। तो याद रखेंगे कैंपियन के उस अटैक पर डेनियल ने एक वर्क लिखा है जिसका टाइटल है अ डिफेंस ऑफ राइम इन 1603। ठीक है, तो 1603 में इन्होंने ये वर्क लिखा है डेनियल ने कैंपेन के जवाब में। जो कैंपियन है इनके जवाब में डेनियल ने ये वर्क लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10. हु इज द ऑथर ऑफ एन एसे ऑन अननेचुरल फ्लाइट्स इन पोएट्री 1701? ग्रैनविल। क्वेश्चन इज दैट कि एन एसे ऑन अननेचुरल फ्लाइट्स इन पोएट्री जो कि 1701 का वर्क है, इसके ऑथर कौन है? तो ग्रैनविल इसके ऑथर है, याद रखेंगे। और कैंपियन ने ऑब्जर्वेशन ऑफ इंग्लिश पोएजी करके जो वर्क लिखा था इन्होंने, इन्हीं के जवाब में डेनियल ने लिखा है अ डिफेंस ऑफ राइम इन 1603। और याद रखेंगे ग्रेनविले का वर्क है एन एसे ऑन अननेचुरल फ्लाइट्स इन पोएट्री 1701 का वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट इन हिज प्रोफिशिएंस एंड एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग दैट पोएट्री डोथ रेज एंड इरेक्ट माइंड by submitting the source of things to the desires of the mind? तो ये बात किसने लिखा है अपने वर्क प्रोफिशिएंस इन एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग में? तो फ्रांसिस बेकन ने लिखा है, याद रखेंगे। तो फ्रांसिस बेकन का वर्क है प्रोफिशिएंस इन एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, जिसमें इन्होंने कहा है कि पोएट्री डोथ रेज एन इरेक्ट माइंड बाय सबमिटिंग द सोर्स ऑफ थिंग्स टू द डिजायर्स ऑफ माइंड। Question number 12. In which of his works Ben Jonson wrote that poetry requires not only goodness of natural wit but exercise, imitation, study and art? तो बेन जॉनसन ने अपने किस वर्क में कहा है कि पोएट्री में सिर्फ गुडनेस ऑफ नेचुरल विट नहीं होना चाहिए बल्कि एक्सरसाइज भी होना चाहिए, इमिटेशन भी होना चाहिए, स्टडी भी होना चाहिए, आर्ट भी होना चाहिए। तो ऐसा बेन जॉनसन ने अपने वर्क टिम्बर में लिखा है। तो याद रहेगा ना कि बेन जॉनसन का वर्क टिम्बर है, जिसमें इन्होंने कहा है कि पोएट्री में सिर्फ गुडनेस ऑफ नेचुरल विट नहीं होना चाहिए बल्कि एक्सरसाइज, इमिटेशन, स्टडी, आर्ट सब होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइडेंस डायलॉग पब्लिश्ड इन 1668 that is considered the most important for his general literary theory was entitled an essay of dramatic poesy. ड्राइडेन का एक वर्क है जो कि 1668 में पब्लिश्ड होता है और ये ऐसा माना जाता है कि उनका जनरल लिटरेरी थियरी को लेकर क्रिटिसिज्म है। तो दैट इज एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। याद रखेंगे ये किसका वर्क है? एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी ड्राइडेन का एक कब पब्लिश्ड होता है? 1668 में। और ये इनका इंपॉर्टेंट जनरल लिटरेरी थियरी है। देखिए अभी इसके पहले जो वीडियो था प्रैक्टिस सेट,
24, उसमें भी आपने देखा कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे और इस वीडियो में भी वही आप देख रहे हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे सो दैट कि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। Question number 14. Who is a representation of Dryden himself in an essay of dramatic poesy? Neander. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो ड्राइडन का वर्क है इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, इसमें ड्राइडन किस कैरेक्टर में नजर आते हैं? तो दैट इज निएंडर। निएंडर इज अ कैरेक्टर और ड्राइडन निएंडर कैरेक्टर के थ्रू खुद को रिप्रेजेंट करते हैं अपने वर्क इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में। तो याद रहेगा ये दोनों चीजें। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी किसका वर्क है? ड्राइडन का वर्क है। कब पब्लिश होता है? 1668 में पब्लिश होता है और ये इनका लिटरेरी थियरी है। साथ में ये भी क्वेश्चन है कि ड्राइडन ने खुद को किस रूप में रिप्रेजेंट किया है अपने इस वर्क एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी में? तो निएंडर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Writes in an essay of dramatic poesy is the fictional person representing Dryden's brother-in-law, Sir Robert Howard. ड्राइडन का जो वर्क है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, उसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसका नाम है स्राइट्स। ड्राइडन के ब्रदर इन लॉ को ये कैरेक्टर प्रेजेंट करता है। तो इनके ब्रदर इन लॉ है सर रॉबर्ट होवार्ड। तो इस बात को याद रखेंगे, ड्राइडन को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? निएंडर। और ड्राइडन के ब्रदर इन लॉ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? स्राइट्स प्रेजेंट कर रहा है और इनके ब्रदर इन लॉ है सर रॉबर्ट होवार्ड। Question number 16. The first attempt at critical resistance to heroic insensibility of Dryden and others was made by Buckingham and his friends in the rehearsal. देखिए यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट एट क्रिटिकल रेजिस्टेंस टू हीरोइक इनसेंसिबिलिटी ऑफ ड्राइडन। तो जो ड्राइडन का ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, हीरोइक इंसेंसिबिलिटी है और दूसरे लोगों का, इसको बकिंगम एंड उनके फ्रेंड के द्वारा क्या किया गया है? प्रेजेंट किया गया है। तो याद रखेंगे, बकिंगम और उनके फ्रेंड के द्वारा ड्राइडन और जो दूसरे लोग हैं उनके क्रिटिकल रेजिस्टेंस को इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया है। कहाँ पे? द रिहर्सल वर्क में। क्वेश्चन नंबर 17. अकॉर्डिंग टू ड्राइडन कॉमेडी begets malicious pleasure. तो ड्राइडन के अकॉर्डिंग, ड्राइडन ने जो अपना लिटरेरी थियरी प्रेजेंट किया है उसमें वो कहते हैं कि कॉमेडी begets what? malicious pleasure. तो याद रखेंगे, कॉमेडी begets malicious pleasure according to Dryden. Question number 18. Dryden's theory of satire appeared in the long essay entitled The Origin and Progress of Satire 1693, prefixed to his translation of Juvenal Persius. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्राइडन का थियरी ऑफ सटायर है और ये ड्राइडन का जो थियरी ऑफ सटायर है ये अपीयर होता है उनके एक लॉन्ग एसे में जिसका टाइटल है द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ सटायर। टाइटल क्या है? द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ सटायर। और कब पब्लिश होता है? 1693 में पब्लिश होता है। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स टू हिज ट्रांसलेशन ऑफ, तो उनकी किस ट्रांसलेशन को प्रीफिक्स करता है? तो जुवेनल और पर्सियस। याद रखेंगे। तो ड्राइडन का ये एसे है, लॉन्ग एसे है, द ओरिजिन एंड प्रोग्रेस ऑफ सटायर 1693 में पब्लिश होता है। इसमें ड्राइडन अपने जो थियरी ऑफ सटायर है उसको प्रेजेंट करते हैं और ये प्रीफिक्स करता है ट्रांसलेशन को, किस वर्क के ट्रांसलेशन को? जुवेनल और पर्सियस के। जुवेनल और पर्सियस जो है इस ट्रांसलेशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं। Question number 19. Dryden distinguished between three types of translation: metaphrase, paraphrase, and imitation, which means turning an author word by word and line by line from one language to another. Metaphrase. देखिए यहाँ पे ड्राइडन ने कुछ ट्रांसलेशन को लेकर टाइप्स बताए हैं। इन्होंने कहा है कि ट्रांसलेशन के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? मेटाफ्रेज, पैराफ्रेज, इमिटेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये ट्रांसलेशन के 3 प्रकार किसने बताए हैं? तो ड्राइडन ने बताया है। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग टू ड्राइडन ट्रांसलेशन के वो 3 प्रकार क्या है? तो दैट इज मेटाफ्रेज, पैराफ्रेज, इमिटेशन।
अब इसका मतलब देखिए, विच मीन्स टर्निंग एन ऑथर। अब मेटाफ्रेज, पैराफ्रेज और इमिटेशन, इन तीनों में से किसका मतलब होता है कि टर्निंग एन ऑथर वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। तो अगर कोई ऑथर वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन जाकर, तो ऐसा ट्रांसलेशन की किस प्रकार में होता है, दैट इज मेटाफ्रेज में होता है। तो इसे याद रखेंगे। ड्राइडेन ने कहा है कि जिसमें ऑथर वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करता है, तो वो ट्रांसलेशन का कौन सा प्रकार है, तो वो है मेटाफ्रेज। Question number 20, which is according to Dryden is translation with latitude, where the author is kept in view by the translator so as never to be lost, but his words are never so strictly followed as his sense. Paraphrase. देखिए, मेटाफ्रेज का तो यहाँ पे डेफिनेशन आप जान ही गए कि मेटाफ्रेज में क्या होता है कि एक ऑथर वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज में जाता है। और वहीं पे पैराफ्रेज में क्या होता है कि पैराफ्रेज में जो ट्रांसलेशन होता है वो लेटिट्यूड में होता है। ऑथर क्या करता है, जो ट्रांसलेटर के द्वारा ऑथर की जो व्यू है उसको रखा जाता है। मीन्स एक ट्रांसलेटर जब किसी ऑथर का कोई वर्क ट्रांसलेट करता है तो वो ऑथर के व्यू को रखता है, बट उसके वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन को एग्जैक्टली फॉलो नहीं करता है। मतलब ऑथर के व्यू को वो अपने तरीके से रखता है, अपने शब्दों में, अपने स्टेटमेंट में, अपने सेंटेंस में। और ऐसा पैराफ्रेज में होता है, ऐसा ड्राइडेन कहते हैं। तो याद रखेंगे, ड्राइडेन ने मेटाफ्रेज और पैराफ्रेज के बारे में क्या क्या कहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो मेटाफ्रेज में वर्ड टू वर्ड और लाइन टू लाइन, और पैराफ्रेज में ट्रांसलेटर जो है ऑथर के वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन के थ्रू नहीं जाता है, बल्कि वो उसकी बस ओपिनियन को अपने तरीके से रखता है। This is all about for today's video. Please वीडियो को लाइक और शेयर करें and do not forget to subscribe the channel. Thanks for watching. Be happy. Keep smile.